हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाने की अपील कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि स्थिति को सामान्य बनाएं। अभी कौन कौन लोग इसके लिए दोषी थे और क्या क्या वो कमियां रहीं। की शांति कायम रखें और कानून व्यवस्था कायम करने के लिए मदद करें और आपस में भाईचारा बनाएं। ये आग लगाने वाले कौन हैं, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। नमस्कार, मैं सुमित सांगवान। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। इन पंक्तियों को गाते हुए, बोलते हुए, लिखते हुए, अपने भीतर जीते हुए जो भारत बड़ा हुआ, जिस भारत ने इन पंक्तियों को गाते हुए अपनी एक नई दिशा को तय किया, उस भारत के भीतर कल हुई घटनाओं ने न सिर्फ मन के भीतर चिंता के एक नए अलार्म को बजा दिया, बल्कि एक ऐसी परिस्थिति की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित किया जिसकी ओर यदि अब नहीं देखा गया या उसको एक सल्यूशन की दिशा में उसको एड्रेस नहीं किया गया, उसको संबोधित नहीं किया गया, तो संभवतः भारत की परिस्थितियां हमें कभी माफ नहीं करें और भावी पीढ़ियां भी यदि इन परिस्थितियों को होने देने के उपलक्ष्य में अपने पूर्वजों के किए की माफी मांगे तो संभवतः भावी पीढ़ियों को भी उनका भविष्य क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि जिन घटनाओं का उल्लेख कल हुआ वह घटनाएं न सिर्फ मन को भीतर तक झकझोर देती हैं, बल्कि एक सवाल हम सबके सामने खड़ा करती है कि हम भारत को, जिसकी आज़ादी के पश्चात की परिस्थितियों में एक सपना संजोया गया था कि भारत आज़ादी के पश्चात एक नई दशो दिशा में अपने आप को निर्मित करेगा, उस भारत के भीतर आखिर नफरत की जगह इतनी गहराई कैसे हो गई कि सांप्रदायिकता हर विषय पर भारी पड़ने लगी और उस सांप्रदायिकता के आश्रय ना जाने कैसी कैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाने लगा, जिसको लेकर के चिंता तो होनी चाहिए। क्योंकि कल एक खबर आती है कि जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में एक आरपीएफ जवान यानी रेलवे पुलिस फोर्स के जवान के द्वारा 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आप कहेंगे हत्याएं तो इस देश में लगातार प्रतिदिन कितनी सारी होती हैं, तो एक घटना को लेकर आप इतने विचलित क्यों हुए? इसका आगे सुनिए। उस आरपीएफ जवान ने जिन 4 लोगों की हत्या की उसमें एक उसके सीनियर एएसआई टीकाराम मीणा भी थे और टीकाराम मीणा की हत्या करने के बाद 12 राउंड की फायरिंग में उनके साथ उस रेल में 3 और लोग जो सफर कर रहे थे उनकी भी हत्या कर दी गई, जिसमें 2 की तो पहचान अब तक पुलिस के द्वारा कर ली गई है, एक की पहचान करना अभी बाकी है। लेकिन उस आरपीएफ जवान की जो वीडियो बाद में आई और उसको लेकर के जो सवाल अब हम आपके सामने रखने वाले हैं, पहले हम आपको ये वीडियो दिखाना चाहेंगे और ये वीडियो दिखाने से पहले हम पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये वीडियो हमने ट्विटर से नहीं लिया है। यह वीडियो हमने भारत के एक प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी हिंदुस्तान टाइम्स के सौजन्य से लिया है। इसलिए पहले आप ये वीडियो सुनिए और इस वीडियो को सुनने के बाद हम इसका जो मजनून है, जो इसका अर्थ है और क्यों हमें चिंता होनी चाहिए, इसको लेकर आपसे आगे बात करेंगे। आप पहले इस वीडियो को सुनिए। हमारी मीडिया, यही मीडिया खबरें दिखाई, पता चल रहा हमको, सब पता चल रहा है उसका आखा में काम पता चल रहा है। ये क्या कर रहे हैं? अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, मैं कहता हूँ मोदी और योगी ये 2 है और आप ये ठाकरे। तो ये वीडियो जो आपने सुना, इसके शब्दों पे गौर करिए। उस वीडियो में गोली मार देने के बाद और जब यह सुनिश्चित हो गया कि जिन्हें गोली उसने मारी है आरपीएफ जवान ने, उनकी मौत हो चुकी है, तो उनके शरीर
जो मृत शरीर है उनके पास चुनौती देते हुए आरपीएफ जवान ये कह रहा है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आप समर्थन नहीं करेंगे तो आपको इसी प्रकार का अंजाम भुगतना होगा। सवाल यह है और चिंता का कारण भी यह है कि आखिर ऐसी घटना, एक आरपीएफ जवान जिसके कांधों पर पूरी रेलवे सुरक्षा की व्यवस्था होती है, उसके भीतर इतनी नफरत, इतना द्वेष, इतना उद्वेलित वो जवान हो गया कि उसने 4 लोगों की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसे यह प्रतीत हो रहा था कि ये भारत के प्रधानमंत्री का समर्थन नहीं करते। यह सवाल आज इसलिए भी पूछा जाना जरूरी है, इसलिए हमने आपसे शुरुआत में कहा कि आप यदि ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ किसी हत्या के ऊपर उद्वेलित हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है। हत्या के पीछे और हत्या के बाद की परिस्थिति तो जांच में निकलेंगी, लेकिन ये शब्द कि भारत के प्रधानमंत्री का समर्थन ना करने के एवज में इन्हें यह परिणाम भुगतना पड़ा, आज देश के हर नागरिक के सामने सवाल आ पड़ा है और ये परिस्थिति खड़ी हो चली है कि वो स्वयं के भीतर झांक कर पूछे, क्या इसी भारत की परिस्थितियों को निर्माण करने के लिए हम तमाम योजनाओं का ऐलान करते हैं? भारत के भीतर जो तमाम दावे किए जाते हैं कि भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़े, हमने चंद्रयान तक का सफर तय किया सफलतापूर्वक, क्या वो सफर इसलिए तय किया गया कि नफरत की इस खेती को और पल्वित पुष्पित किया जाए? एक तरफ तो देश तरक्की के नए नए आयाम रचने की ओर अग्रसर होना चाहता है और दूसरी तरफ ये नफरत। क्या ये परिस्थितियां डराती नहीं है? क्या ये एक सवाल हमारे भीतर छोड़ नहीं जा रही है कि आखिर हम कौन से देश में इस परिस्थिति को निर्मित कर रहे हैं? उस देश के भीतर जिस देश में ये पंक्तियां गाई जाती थी, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, उस गुलदस्ते के भीतर तो हर भारतीय की अपनी एक भूमिका थी, लेकिन सांप्रदायिकता की सियासत ने इस गुलदस्ते को इस तरह बिखेर दिया कि आज जो नफरत समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त थी वो एक आरपीएफ जवान की बंदूक तक पहुंच गई और उस बंदूक के निकली गोली, हर एक गोली आज भारत के सीने को छलनी कर रही है। लेकिन इसका कारण आप जानते हैं, इसका कारण आज हम आपको बताने वाले हैं और इसका कारण नेताओं तो हैं ही। इस देश के नेता, इस देश की सत्ता प्रतिष्ठान के विचार तो अलग हैं, उसको हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, लेकिन आज हम उससे ज्यादा गंभीर बात करेंगे। इस देश के भीतर नेताओं से तो लोग उम्मीद किया करते थे, नेताओं को लेकर किसी को हैरानी नहीं होती थी, हर कोई ये बात कहकर निकल जाता था कि नेताओं का तो काम है वो अपने वोट को संजोने के लिए, संजोए रखने के लिए भड़काऊ बातें करते हैं। हालांकि ये भी इस देश की विडंबना है कि नेताओं की छवि ऐसी बनती चली गई और लोगों ने उसे सहजता स्वीकार कर लिया। क्योंकि आजादी के पश्चात के नेताओं को याद करिए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अंबेडकर और इनके सरीके तमाम राजनीतिज्ञों, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, के कामराज, इन सरीके नेताओं को यदि याद करें तो इनके जीवन काल में विवादित बयानों के लिए कोई जगह नहीं है। ये भी देश के नेता रहे, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में क्यों आखिर विवादित बयान नहीं दिए? चाहते तो वो भी दे सकते थे, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो हम सब इस बात से अवगत हैं कि भारत की आज़ादी के पश्चात सबसे बड़ा दंगा नोआखली में हुआ, जहां हिंदुओं के ऊपर विशुद्ध रूप से मोहम्मद अली जिन्ना के उकसावे पर दंगे मुस्लिम समुदाय के द्वारा किए गए, लेकिन उसे शांत कराने के लिए महात्मा गांधी ना सिर्फ नोआखली पहुंचे, बल्कि उन्होंने खुद मुस्लिमों के घरों में रह करके ये सुनिश्चित किया कि मुस्लिम अपनी उस गलती को सुधारें जो उन्होंने हिंदुओं के प्रति की। और ये संजोने की कोशिश महात्मा गांधी ने करी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच जो दरार उत्पन्न हुई उसको मैं भर के जा सकूं। और महात्मा गांधी 3 महीने नोआखली में रहे और 3 महीने बाद जो काम पुलिस नहीं कर सकी, उस वक्त के अर्धसैनिक बल और भारतीय सेना नहीं कर सकी, वो काम एक अहिंसा के पुजारी ने कर दिखाया। तो ऐसा नहीं है कि भारत के राजनेता विवादित बयानों के आश्रय ही बड़े हुए, ऐसा नहीं है,
लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों में हमें बहुत अचरज नहीं होता। लेकिन हम अपनी बात पर लौट रहे हैं। नेताओं से बड़ा भी तो एक दोषी है, बहुत बड़ा दोषी है, और वो दोषी है भारत का मुख्य धारा का मीडिया, जो खुद को पत्रकार कहते हैं। वर्तमान में मुख्य धारा की मीडिया, नाम लेते जाइए, अंजना, सुधीर, रूबिका, चित्रा, नाम लेते जाइए, अमन चोपड़ा, नाम लेते जाइए, नाविका कुमार, नाम लेते जाइए, सुशांत सिन्हा, नाम लेते जाइए। आप नाम लेते जाएंगे, हम चैनल गिनाते जाएंगे, आप चैनल गिनाते जाइए, हम नाम लेते जाएंगे। उन नामों की फहरिस्त आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है। और ये जो तस्वीर बनाई गई बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है, जिसपे प्रत्येक पत्रकार का चेहरे से मुख गायब है, यानी उनका मुंह गायब है लेकिन चेहरे पे कालिक है। इस कालिक का जिक्र ही हम आज आपसे करेंगे। क्या यह परिस्थिति अनायास उत्पन्न हुई? क्या चेतन सिंह के मन के भीतर, आरपीएफ जवान जिसने हत्याकांड को अंजाम दिया, क्या उसके मन के भीतर यह परिस्थितियां अनायास उत्पन्न हो गई कि उसे रात में सपना आया कि मुझे कल गोली चलानी है? ऐसा नहीं है। ये परिस्थितियां तो जैसे डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ाते हैं, वैसे ही धीरे धीरे भारत की नसों में ये नफरत ग्लूकोज की भांति चढ़ाई जा रही थी। फर्क सिर्फ इतना है कि ग्लूकोज तो मरीज की जिंदगी को बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, शरीर की कमजोरी को ओवरकम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए की जाती है। लेकिन यहां जो चीज चढ़ाई जा रही थी नसों में, वो भारत के भीतर भारत के नागरिकों को सांप्रदायिक बम बनाने के लिए किया जा रहा था, जिसका एक नया उदाहरण चेतन सिंह के रूप में हमें देखने को मिला। मुख्य धारा का मीडिया, आइए इस पर बात करते हैं। भारत का मुख्य धारा का मीडिया, जिस मीडिया के भीतर एक जमाने में एसपी सिंह की चर्चा होती थी, रामनाथ गोयनका की चर्चा होती थी, आजादी के आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज अखबार की चर्चा हुआ करती थी, महात्मा गांधी के लेखों की चर्चा हुआ करती थी, उनके विचारों की चर्चा हुआ करती थी, विचारों का आदान प्रदान, कई बार तीखा आदान प्रदान हुआ करता था। वहां आज उस मीडिया की जगह अमन चोपड़ा से हो रही है। उसकी परिभाषा सुधीर चौधरी ने गढ़ी, उसकी परिभाषा सुशांत सिन्हा ने रोज रात 9 बजे न्यूज की पाठशाला में गढ़ी। उसकी एक नई पहचान नाविका कुमार ने सवाल पब्लिका का नाम रखकर, सवाल किसका वो कर रही है ये सब जानते हैं। इन परिस्थितियों के भीतर, और इन सब के फूफा जी सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज वाले, वो इन सब के जो फूफा जी हैं, इन सब ने मिलकर जो परिस्थितियां भारत के भीतर निर्मित की, उसका परिणाम चेतन सिंह है। भारत के भीतर मुख्य धारा के मीडिया ने बीते वर्षों में जो परिस्थितियां निर्मित करी, सारा दिन हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इनके पास चर्चा के लिए कोई विषय नहीं। सारा दिन हिंदू मुस्लिम के विषयों के आश्रय ये भारत को परिभाषित करते रहे, लेकिन हिंदू मुस्लिम में एकजुटता की बात के आश्रय नहीं। हिंदुओं को कैसे मुस्लिमों से लड़ाया जाए, कैसे ईसाइयों के खिलाफ हिंदुत्व को खड़ा किया जाए, कैसे मुस्लिम और हिंदुओं के बीच वैमनस्य फैलाया जाए, इसको लेकर के बाकायदा ऐसा प्रतीत होने लगा कि मीडिया के, मुख्य धारा के मीडिया के द्वारा सुयोजित तरीके से कार्य किया जाने लगा। और इसको लेकर के कहीं चेतन सिंह तैयार हुआ, तो कहीं हरियाणा के नूह जिले में कल जो हिंसा हुई, वह भी इसका एक परिणाम देखा जा सकता है, उस पर हम आगे आएंगे। लेकिन मुख्य धारा के मीडिया ने जो भारत के भीतर परिस्थितियां निर्मित की, आपकी स्क्रीन पर अमन चोपड़ा आ रहा है। यह अमन चोपड़ा कल जब हरियाणा की हिंसा को लेकर जब चर्चा शुरू हुई, तो हरियाणा के परिस्थिति को बयां करते हुए अमन चोपड़ा ने टैगलाइन चलाई कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। परमानेंट सॉल्यूशन, क्या आप जानते हैं परमानेंट सॉल्यूशन का उल्लेख कहां हुआ था और किस रूप में हुआ था? आइए आपको यह भी बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर पत्रकारों में आज भी जिनका सम्मान है और जो आज भी पुराने दौर की पत्रकारिता को जीवित रखने की दिशा में प्रयासरत हैं, राहुल देव जी ने यह ट्वीट करा और उन्होंने अपने ट्वीट में अमन चोपड़ा की उन तस्वीरों का उल्लेख करते हुए बताया कि परमानेंट सॉल्यूशन की बात नाजी जर्मनी में हिटलर के शासनकाल में यहूदियों के खिलाफ प्रयोग की गई थी और उस वक्त
उपनाम को या इस उपमा को गढ़ा गया था परमानेंट सॉल्यूशन। तो अमन चोपड़ा किस बात का परमानेंट सॉल्यूशन का आह्वान कर रहा है? क्या ये पूछा नहीं जाना चाहिए? इसको लेकर आज अमन चोपड़ा ने राहुल देव को जवाब भी दिया और ये कहा कि राहुल देव, आपको क्या समस्या है परमानेंट सॉल्यूशन की, जिसे पूरा देश चाहता है? पत्थरबाजों के खिलाफ तमाम बातें उन्होंने कही, जिस पर राहुल देव जी को, हालांकि वो ऐसी बातें करते नहीं है, लेकिन आज संभवतः उनका भी भीतर का जो दर्द है वो छलक गया और उन्होंने इस बात का उल्लेख किया, अमन तुम इस पत्रकारिता पर कलंक हो और मुझे नहीं पता था कि जब मैं तुम्हें पत्रकारिता के गुण सिखा रहा था तो तुम्हारे भीतर इतना कालुष मनुष्य मौजूद है। यह परिस्थिति अपने आप में मीडिया की वर्तमान को बयां करने के लिए पर्याप्त है कि जिन पत्रकारिता को यह माना गया कि पत्रकारिता कमजोर के पक्ष में होती है, जनता के सवालों को लेकर होती है, सत्ता से प्रश्न करने को लेकर होती है, उस पत्रकारिता को मीडिया के वर्तमान स्वरूप ने सत्ता का ढिंढोरची बना दिया, जहां केवल एक प्रमुख सत्ता प्रतिष्ठान के पक्ष में सारा दिन विवाह समारोह के भांति बैंड बाजा बारात की परिस्थितियां निर्मित की जाने लगी और उसका परिणाम यह निकला कि एक आरपीएफ जवान के भीतर इतना क्रोध भर गया कि उसने गोली मार दी और इसके पश्चात उसने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के यदि आप समर्थन नहीं करेंगे तो यही आपका अंजाम होगा। आज ये एक आरपीएफ जवान के संदर्भ में किस्सा बाहर आया, ना जाने कितने ही लोगों के भीतर ये नफरत की भावना व्याप्त है और सबसे चिंता की बात यह है कि आरपीएफ जवान के पास तो लाइसेंसी हथियार था, उसने वर्दी की शपथ ली थी, उसके कांधों पर रेलवे की सुरक्षा व्याप्त थी, लेकिन उसके भीतर का मनुष्य मीडिया के द्वारा फैलाए जा रहे नफरत के इस वातावरण को नहीं पार कर सका और उसका परिणाम यह निकला। इसके बरक्स दूसरी परिस्थिति में आइए, उत्तर प्रदेश के भीतर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीते कई वर्षों में लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ। यहां लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति को लेकर कहा गया कि परिस्थिति में अमूलचूल परिवर्तन हुए, जिसको एक लिहाज से सही भी कहा जा सकता है, हम उसकी आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन हम एक फैक्ट पे आना चाहेंगे। बरेली जिले के जो एसपी थे प्रभाकर चौधरी, उनका कल तबादला कर दिया गया और यह उनके जीवन का 21वां तबादला है। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रभाकर चौधरी ने कांवड़ यात्रा के दौरान जिन कांवड़ियों पर हुड़दंग करने का आरोप था और जिन पर यह आरोप था कि उनके पास हथियार भी थे, उन पर लाठीचार्ज करते हुए उनको आगे बढ़ने से प्रभाकर चौधरी के नेतृत्व वाली पुलिस टुकड़ी ने रोक दिया और एक दंगा जो हो सकता था उत्तर प्रदेश के भीतर, उसे सफलतापूर्वक साजिश को रोक दिया। लेकिन प्रभाकर चौधरी को इसका सिला तबादले के रूप में प्राप्त हुआ। आप इन बातों की तुलना करके देखिए, एक तरफ तो है चेतन सिंह और एक तरफ प्रभाकर चौधरी। चेतन सिंह अपनी नफरत में 4 गोलियां, 12 राउंड की गोलियों में 4 लोगों की हत्या कर देता है और एक तरफ प्रभाकर चौधरी अपनी वर्दी की शपथ को ध्यान में रखते हुए दंगा रोक देता है। लेकिन चेतन सिंह को यही मीडिया के बंधु, दैनिक जागरण से लेकर तमाम अखबारों ने कहना शुरू कर दिया वो तो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, मानसिक रूप से वो सोच नहीं पाया, मानसिक रूप से बीमार है। लेकिन प्रभाकर चौधरी को बदले में ट्रांसफर ऑर्डर मिलता है। ऐसी स्थिति में आप क्या उम्मीद करके चल रहे हैं? लेकिन आज हम सिर्फ एक तरफा यह बात नहीं कहना चाहते, हम इसका दूसरा पक्ष भी रखना चाहते हैं। इसी गोदी मीडिया को, इन्हीं नफरती एंकरों को तो पिछली सरकारों ने ही पलवित पोषित किया। याद कीजिए 2004 से 14 की यूपीए सरकार का वो कार्यकाल। वरिष्ठ पत्रकार और कांग्रेस को बहुत अंदर तक जानने वाले शकील अख्तर जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज कही और ये बातें हम चाहते हैं आप भी इन बातों को सुने, क्योंकि ये बातें इस दिशा में इशारा करते हैं कि ये जो शुरू हुआ इसको लेकर के क्या पिछली पार्टियां भी इस बात को नहीं समझ पा रही थी कि वे एक क्या तैयार कर रही हैं। शकील जी के ट्वीट आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और इस ट्वीट को हम पढ़ के भी बाकायदा सुनाएंगे, क्योंकि ये बात यदि आज नहीं बोली गई
तो संभवतः आने वाली पीढ़ी हमें भी क्षमा नहीं करेगी, और हमारा दिल इतना मजबूत नहीं है कि हम उस क्षमा ना होने की परिस्थिति में खुद को मनुष्य के रूप में परिभाषित कर सकें। इस ट्वीट को आप सुनिए और इसके प्रत्येक शब्द पे आप गौर कीजिएगा। अभी 4 राज्यों में तो कांग्रेस की खुद की सरकार है, मगर एक जगह भी किसी नफरत और विभाजन फैलाने वाले एंकर पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, ऐसे पत्रकारों या नेताओं के स्वागत सम्मान सुने, 60-60 लाख रुपए तक देने की बात भी सुनी। कांग्रेस के नेता उन्हें लंच पर बुलाते हैं, फिर बड़े सम्मान के साथ उनके साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। एक एंकर जो अभी कह रही थी कि कांग्रेस के नेता कायर, उसकी चिंता कांग्रेस के एक नेता हमेशा करते रहते हैं। कल ट्रेन में सिपाही द्वारा जो 4 हत्याएं की गई, उसके पीछे यह मीडिया के द्वारा दिखाई जा रही हिंदू मुस्लिम बहसें और उसका श्रेय 2 नेताओं को देना ही सबसे बड़ा कारण है। एक एंकर चैनल पर मुख्यमंत्री से पूछ रही है गाड़ी पलटेगी। दूरदर्शन का एंकर खुलेआम लिखता है आज मैं थोड़ा इस्लामिक फोबिक होता हूं। खुलेआम यह एंकर आग लगा रहे हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन विपक्ष के सारे मुख्यमंत्री कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों जैसे भी नहीं हैं। उद्धव ठाकरे जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अर्नब गोस्वामी को जेल की सींचों के पीछे पहुंचा दिया और चैनलों के खिलाफ एक्शन लिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने गलत खबर देकर दंगा भड़काने की कोशिश में बिहार के पत्रकार को जेल में एनएसए के तहत बंद कर दिया। मगर कांग्रेस की चाहे 2004 से 14 तक की केंद्र सरकार हो या अभी की राज्य सरकारें, वे मीडिया से डरती हैं, उसकी खुशामद में लगी रहती हैं। गोदी मीडिया देश को तबाह करने पर उतारू है, मगर कांग्रेस के ज्यादातर नेता उसी को सच्चा मीडिया मानते हैं। इन शब्दों पे गौर करते हुए आज इनको झुटलाया नहीं जा सकता, कदापि नहीं झुटलाया जा सकता। बीते दिनों न्यूज लॉन्ड्री के लिए एक लेख लिखते हुए रवीश कुमार ने इस बात का उल्लेख भी करा कि बदलती परिस्थिति में बीजेपी तो यूट्यूब चैनल की तरफ जा रही है, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स की तरफ जा रही है अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए, लेकिन कांग्रेस की सरकारें विज्ञापनों के जरिए उसी गोदी मीडिया को पालने पोसने में लगी हुई है जो रोज उसको गाली देते हैं और पूरे देश में नफरत फैलाते हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल देने के नारे को क्या कांग्रेस के नेता ही गंभीरता से नहीं लेते? क्योंकि आज राहुल गांधी का एक ट्वीट भी लगातार वायरल हो रहा है और इस ट्वीट को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार राहुल गांधी बीते दिनों में जिस प्रकार उनकी भविष्यवाणियां एक हद तक सही साबित हुई, उन्होंने इस वर्ष के शुरुआत में यह बात विदेशी सरजमी पर इंग्लैंड के दौरे पर कही थी कि भारत का सत्ता प्रतिष्ठान भारत में चुनावी परिस्थितियों के लिहाज से केरोसिन छिड़क रहा है। उसको लेकर के राहुल गांधी का एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है। 13 जुलाई 2020 6:41 का ये ट्वीट है। उस ट्वीट को सुनिए। टुडे अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन न्यूज मीडिया हैज बीन कैप्चर्ड बाय फैसिस्ट इंटरेस्ट। A hate-filled narrative is being spread by television channels, WhatsApp forwards and false news. This narrative of lies is tearing India apart. यानी राहुल गांधी का ये कहना कि आज के वर्तमान के मीडिया के प्रारूप को फांसीवादी ताकतों ने अपने कब्जे में ले रखा है और उसके जरिए और व्हाट्सएप के जरिए भारत को बांटा जा रहा है। लेकिन वही सरकारें, चाहे छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल, बंगाल, तमाम सरकारें हो, वही मीडिया चैनल्स के कार्यक्रमों में जाती हैं, इनको विज्ञापन देती हैं। अमन चोपड़ा जिस न्यूज़ 18 में कार्यरत है, उस चैनल के तमाम कार्यक्रमों को छत्तीसगढ़ सरकार स्पॉन्सर करती है, पंजाब सरकार स्पॉन्सर करती है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप नफरत को पालने के साथ ही नफरत से कैसे लड़ेंगे, ये सवाल उठता है। आज आपकी स्क्रीन पर सुधीर चौधरी की तस्वीरें आ रही हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। कौन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा? कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं। सचिन पायलट के साथ, कौन है सचिन पायलट? कांग्रेस के डिप्टी सीएम रहे हैं। लेकिन क्या इस खतरे को ये अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि गोदी मीडिया भारत के भीतर क्या परिस्थितियों को निर्मित कर रहा है? हरियाणा के भीतर एक अफवाह पर चिंगारी भड़क गई कि नूह जिला पूरा जला दिया गया और आसपास के जिलों में भी इंटरनेट को बंद करना पड़ा, छात्रों के स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा। सोचिए, हरियाणा में ही तो जिक्र हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। जब बेटी स्कूल ही नहीं जाएगी तो बेटी पढ़ेगी कैसे?
लेकिन इन परिस्थितियों को संबोधित करने वालों की संख्या यदि इस देश के भीतर इतनी घट चली है तो क्या उम्मीद करी जाए, किससे उम्मीद करी जाए। इस देश के भीतर प्रधानमंत्री के द्वारा ही यह कहा जाता था कि दंगाइयों को कपड़ों से पहचान लीजिए। इस देश के केंद्रीय मंत्री देश के गद्दारों को आगे का नारा हम नहीं बोलेंगे, वो नारा लगाते हुए उनका वीडियो वायरल होता है। तो हाई कोर्ट में जब ये मामला सुनवाई के लिए जाता है तो दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी होती है, हंसकर दिया गया बयान हेट स्पीच नहीं है। अब आप कर लीजिए क्या करना है। इन परिस्थितियों को नजरअंदाज करके यदि यह उम्मीद की जाती है कि भारत के भीतर जो आज़ादी के समय सपने संजोए गए थे और सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा का जो पंक्तियां गाई जाती हैं, यदि पंक्तियां गाई जाने से ही काम चलता रहे तो अब ये पंक्तियां तो सिर्फ पंक्तियां बनकर रह गई हैं, क्योंकि धरातल और इन पंक्तियों के बीच एक ऐसा सांप्रदायिक समाज तैयार हो गया है जिसे व्हाट्सएप पर रोज सरकार की पेंशन पा रहे व्हाट्सएप अंकिल, सांप्रदायिकता की सियासत और गोदी मीडिया के ये जहरीले एंकर रोज पलवित पोषित कर रहे हैं। रवीश कुमार ने तो कई साल पहले ये बात कही थी कि टीवी देखना छोड़ दीजिए। हमारे पीछे भी आपको एक टीवी दिखाई दे रहा है, इस समय बंद है। अब आप सोच लीजिए कि इस टीवी की परिस्थिति ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भीतर, गणतंत्र के भीतर किन परिस्थितियों को निर्मित किया। जिस देश के भीतर महात्मा गांधी उसके राष्ट्रपिता के रूप में पूरी दुनिया जानती है, उस देश के भीतर उन्हीं महात्मा गांधी के सिद्धांतों को रोज कहीं कोई चेतन सिंह गोली मार देता है तो कहीं कोई अफवाह हरियाणा में जो नूह जिले में आग लगाई गई उसको लेकर पूरे जिले को अपनी चपेट में ले लेती है। और वह भी तब जब हाल ही में इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल में भी हरियाणा में बीजेपी को 10 में से 8 लोकसभा सीट जीतते हुए दिखाया गया। सवाल अंतिम यही करते हुए आपके साथ विदा लेंगे कि जब अभी भी आपकी परिस्थिति यदि बताई जा रही है कि अच्छी है तो दंगे क्यों हो रहे हैं। ऐसा नहीं है दंगे आज ही हुए, दंगे तो भारत के इतिहास का एक काला अध्याय रहे हैं। उसमें नोआखली के दंगे हैं, हाशिमपुरा के दंगे हैं, मलियाना के दंगे हैं, 2002 के दंगे हैं, 1984 के दंगे हैं, 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे हैं। तमाम दंगों का नाम लेते जाइए, शहर का नाम गिनाते जाइए, राज्यों के नाम पुकारते जाइए, लेकिन फिर वही बात पर लौट चलिए। मलियाना के दंगे में पीएसी ने यह कहते हुए गोलियां नहीं चलाई थी कि यदि आप तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के समर्थक नहीं है तो आपको यही अंजाम गोली खाकर भुगतना पड़ेगा। यह सोच नहीं थी, ना ही यह सोच हाशिमपुरा के दंगों के समय थी, ना ही यह सोच किसी और दंगे के समय थी। मुजफ्फरनगर के दंगे के समय भी यह सोच नहीं थी कि यदि आप अखिलेश यादव के समर्थक नहीं है तो आपको यही अंजाम भुगतना होगा। लेकिन चेतन सिंह की परिस्थितियां, जो उसके मुख से निकले प्रत्येक शब्द भारत के भीतर आज उस अलार्म को बजा रहे हैं और जोर से बजा रहे हैं, जिसे हम नाम लिए जा रहे हैं। चाहे सुधीर चौधरी हो, नाना प्रकार के जिहाद ये कहां कहां से लेकर आते हैं जिसका कोई ऑथेंटिक इनके पास प्रमाण नहीं होता, लेकिन फिर भी इन्हें अवार्ड मिलते हैं और इन पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। सुधीर चौधरी हो, चित्रा त्रिपाठी हो, अंजना ओम कश्यप हो, श्वेता सिंह हो, रजत शर्मा हो, अमन चोपड़ा हो, नाविका कुमार हो, राहुल शिवशंकर हो, सुरेश चौहान के हो, नाम लेते जाइए, कहां तक नाम लेते जाएंगे। अमीश देवगन हो, एक और नाम आया, राजीव रंजन, माफ कीजिए रोहित रंजन, जी न्यूज वाले, नाम लेते जाइए, नाम लेते जाइए, नाम लेते जाइए और नाम लेते जाइए। चैनल के नाम लेते जाइए, पत्रकारों के नाम आते रहेंगे, पत्रकारों के नाम लेते जाइए, चैनलों के नाम आते जाएंगे। आखिरी बात, इस देश के भीतर यदि यही परिस्थितियां निर्मित होती रही तो माफ कीजिए, विश्व गुरु कह देने भर से ये परिस्थितियां
तो नियंत्रित नहीं होने वाली इस देश के भीतर बीते दिनों रामेश्वर के जो आंसू इस देश ने देखे वो मुद्दा नहीं है। पेट की भूख मुद्दा नहीं है। हाथ में कम होती कमाई मुद्दा नहीं है। हाथ में नहीं आते रोजगार मुद्दा नहीं है। मुद्दा है तो नफरत, सांप्रदायिकता, बंटवारा और उसके पश्चात पलवित, पोषित और मजबूत होता देश का सत्ता प्रतिष्ठान। सोचिए ये देश किस दिशा में बढ़ चला है और क्या दशा इसकी हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। पुनः मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन स्वस्थ रहते हुए इस बात पर जरूर गौर करिए कि सांप्रदायिकता किसी भी मनुष्य के भीतर मानव बम को किस रूप में कब निर्मित कर दे इसका पता चलता नहीं। यह बदलता दौर है जहां यदि लड़ाइयां सेना से हटकर साइबर के रूप में चली गई हो और तकनीक के हाथ से लड़ी जा रही हो, वहां यदि आप ये सोचे कि तारों को जोड़कर मानव बम बनाए जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है। मानव बम तो हमारे पीछे जो टेलीविजन है उससे रोज तैयार किए जा रहे हैं। फैसला जनता को करना है कि उसे अब भी नेताओं के और वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान के बयान पर तालियां ही बजानी है या किसी नागरिक की भांति अपने भीतर को झकझोरते हुए समीक्षा भी करनी है, क्योंकि सांप्रदायिकता मानव बम बना रही है। पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।